मेरे पिताजी काम करते हैं तूड़ी का लेन देन का, जो खेतों से लिया और ये डेयरियों में जाता है। जब मैं छोटा सा था, लगभग 5-6 साल का, तो फर्क ये था कि किसी की तूड़ी ली और बोले कि ले साई पकड़, तो बुजुर्ग बोलते थे अरे पंडित जी छोड़ न, जुबान की साई है, और ये दूब फाड़ के दे दी, यही साई है। यानी जुबान की और सच्चाई की इतनी कीमत थी। अब मैं लगभग 30 प्लस के आसपास हूं, तो अब उनकी जो समस्या है वो ये आ रही है कि जितने नई पीढ़ी के युवा जमींदार हैं और उनसे जब लेन देन करते हैं तो 10-10, 20-20 रुपए क्विंटल के ऊपर, 5-5 रुपए क्विंटल के ऊपर खड़े खड़ाए मना कर देते हैं, या जुबान की कोई कीमत ही नहीं है। उसका जो परिवर्तन आया है, ये जो दौर है पिछले 20 से 25 साल का, ये काफी कुछ कह रहा है, समाज की व्यथा बयां कर रहा है कि पहली पीढ़ी से इस पीढ़ी तक हम क्या ले आए। दूसरी बात ये कि ऐसे ही जब पूरे समाज को हम देखेंगे तो एक चीज समझ में आई कि समस्याएं बढ़ रही हैं बहुत ज्यादा, और ये समस्याएं तो पहले से है, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो समस्या पहले थी वो अब कहीं ज्यादा है। चाहे वो पारिवारिक रिश्तों की बात हो, चाहे वो सामाजिक बात हो, चाहे वो पैसे की बात हो, अमीरी गरीबी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, खेती किसानी की बात हो, व्यापार की बात हो, किसी भी माध्यम से आप समाज को समझो, तो वो समस्याएं 25 साल पहले कम थी और अब वो बहुत अबाध गति से बढ़ रही हैं। एक तो सच ये, दूसरी सच ये बात ये है कि उस समय भी लोग लड़ने वाले थे। जितने बड़े बड़े नाम हम सुनते हैं वो 25-30 साल पहले, 50 साल पहले भी समस्याओं से लड़ रहे थे, और आज का समाज भी लड़ रहा है। तो जो पहले लड़ाई थी वो लड़ाई क्यों लड़ी गई? क्या उसका परिणाम नहीं आया? और अगर परिणाम नहीं आया तो क्या उसका रास्ता गलत था? कुछ न कुछ तो जरूर था कि लड़ाइयां पहले लड़ी जा रही थी, हमारे बुजुर्गों ने सब कुछ दे दिया, अपने जीवन दे दिए, लेकिन समस्या बढ़ती गई, कम नहीं हुई संघर्ष के बावजूद। तो जब पूरे के पूरे इस दृश्य को, इस सिनेरियो को समझा पिछले 10-12 साल में, तो एक बात समझ में आई है कि जो भी समाज का जागरूक व्यक्ति उठा है उसने एक समस्या पे काम करना शुरू कर दिया और वो उस समस्या पे लगा रहा, और वो जितना कर पाया समाज में, जैसे देवेंद्र भाई कहते हैं कि मनोविज्ञान कहता है कि 80 से 85% लोग केवल उस चीज को फॉलो कर लेते हैं जो टेलीविजन ने बता दी, या लोगों ने एक बार कहना शुरू कर दिया तो सब के सब उसी को कहना शुरू कर देंगे। सब का मतलब 100 नहीं, सब का मतलब 80, 82, 85% लोग। लेकिन जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो 10, 12, 15% है, और वो 10, 12, 15% लोग कुछ दिन के संघर्ष के बाद टूट जाते हैं। तो एक आदमी जो 10 से 15% में आता है वो संघर्ष करता है, अपना समय लगाता है, अपनी ऊर्जा लगाता है और पैसा खराब करता है, अपनी जिंदगी लगा देता है, परिणाम नहीं आते क्योंकि वो बहुत कम संख्या में होता है। तो इसी कारण से ना खेती बदली, खेती के लिए संघर्ष करने वाले बहुत थे, स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करने वाले बहुत थे, अपनी ये जो सरकारी नौकरियां, समाज और जितना भी हम सब कुछ चारों तरफ देख रहे हैं, इसको समझने वाले बहुत थे, संघर्ष करने वाले बहुत थे। लेकिन जो मैं कारण बता रहा हूं उस कारण से ये परिवर्तन नहीं आया। तो जब इतना सारा समझा और फिर राजीव दीक्षित जी को सुना, तो उन्होंने सारे के सारे वर्गों को, जितनी समस्याएं हैं, उसको एक एक बिंदु को अलग अलग पकड़ा। वैसे तो ये व्यवस्था एक माला की तरह है कि भाई हमने माला पहन रखी है, उसमें मोती हैं, तो हर एक मोती की जगह पे एक समस्या समाज में, अगर माला को समाज समझो तो। लेकिन समस्या तो पूरी की पूरी माला में है, और हम या पिछले संघर्षशील व्यक्ति जब तक 20-25 साल से, उससे पहले, वो एक मोती पे काम कर पाए अपनी ऊर्जा के अनुसार, तो परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन तो पूरी माला का चाहिए था। तो फिर एक नया नाम जो राजीव दीक्षित आए, उन्होंने क्या किया? चेंज कुछ नहीं किया, हर एक माला की, हर एक मोती की समस्या को गहराई से समझा दिया। अब वो माला इतनी बड़ी है तो मेरे जैसा क्या करे, क्योंकि मैं भी उन्हीं में हूं। तो एक मोती यानी एक समस्या पकड़ में आई कि भाई तेरा जो रुझान है या तेरा जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं खेती में ज्यादा जा रहा है, तो खेती को पकड़ा और खेती पे काम करना शुरू करा। और उस खेती की समस्याएं कहां तक है? आज जैसे जैसे देवेंद्र भाई बोलते हैं कि सब बोलेंगे अरे मन ने भी लगवाया था, तो तेरे न्यारी समस्या आ गई। यही बात लोग कहते हैं कि हरित क्रांति आई थी, उससे पहले तो लोग भूखे मरते थे।
तो वो जो हरित क्रांति थी वो ऐसे ही क्रांति थी जैसे आज की क्रांति है, ये लोग बुरी हालत में है। तो वहां से क्या किया, उत्पादन का नाम देके, और ये सारा का सारा जहर हमारे खेतों में आ गया। फिर धीरे धीरे क्या किया, नुके के उत्पादन और बढ़ाना है तो नए बीज ले, तो देसी बीजों को कम कर दिया और अंग्रेजी और हाइब्रिड बीज घुसाने शुरू कर दिए। उन बीजों को कंट्रोल में करना शुरू कर दिया और ज्यादा उत्पादन के चक्कर में या हाइब्रिड बीज या कंपनियों के रजिस्टर्ड बीज देना शुरू कर दिया। हर 3-4 साल बाद नए बीज आते चले गए, और ज्यादा पैदावार की बात होती चली गई, और ज्यादा पैदावार करने के लिए और ज्यादा जहर डालना शुरू कर दिया। तो ये भयानक समस्या आती चली गई। और फिर 1990 के बाद इन्होंने हाइब्रिड को भी छोड़ के और जीएमओ की तरफ जाना शुरू कर दिया। हाइब्रिड में कम से कम अपना बीज बोया है, वो अगले साल अपना बीज पैदा हो जाएगा, बीज से बीज बना सकते हैं। लेकिन 1990 के बाद जो रिसर्च हुई, 2000 तक आते आते कई फसलें ऐसी हो गई जिनके बीज ही नहीं बनते। जैसे मक्का है, कपास है, सब्जियों में खीरा है, ऐसे ही आप कितनी भी सब्जियां ले लो, आज आपके पास बीज ही नहीं है। और आज 2022 में स्थिति ये है कि अगर यहां पे जितने भी किसान बैठे हो, वो आप एक बात सोचो कि आपके पास अपने खेतों के बीज कितने हैं। आपके पास खेत का कोई बीज नहीं बचा, सब्जियां हो, अनाज हो, फल हो, कोई बीज आपका नहीं है। अच्छा, पशुओं के सीमन, गाय के लिए आप डॉक्टर को बुलाते हो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, टिक्का रखवाते हो, भैंस को टिक्का रखवाते हो, जो कुछ भी पशुओं के लिए था वो भी हमने कंपनियों की तरफ कर दिया। आज किसी गांव में किसी भी जगह पे जाओ, एक भी ना अच्छी नस्ल का जोटा मिलेगा, ना अच्छी नस्ल का सांड मिलेगा। तो जब अच्छी नस्ल के बीज खत्म होंगे तो अच्छे नस्ल के फल कहां मिलेंगे? तो खेत खत्म है तो आपका अनाज और खान पान खत्म है, तो दूध भी खत्म है पशुओं की तरफ से। और मैं और देवेंद्र भाई पिछले 4-5 दिन पहले, पिछले हफ्ते मुंबई गए थे, बहुत बड़ी सभा थी मुंबई में। मैं 2015 में भी गया था। 2015 में कह रहे थे कि पूरी मुंबई में 100 अस्पताल हैं जहां पे माताओं को टीके लगा के बच्चे पैदा करने के जो वो अस्पताल है। लगभग अब जो 5-7 दिन पहले, एक हफ्ता पहले हम गए हैं, तो एक सज्जन ने बताया, वो इसी लाइन का आदमी था, आज मुंबई में 2500 IVF सेंटर है। और ये मुंबई की बात नहीं है, ये रोंगटे खड़ी कर देने वाले जो बात है, ये आपके फरीदाबाद की भी है, मेरे करनाल में भी है। छोटा शहर है जो, अगर करनाल की बात करूं तो 10 से 12-15 सेंटर तो IVF के करनाल जैसे शहर में मिलेंगे। तो ना तो आपने तो क्या, ना तो हमने मनुष्यों के बीच छोड़े, ना हमने पशुओं के बीच छोड़े, और ना हमने खेत के बीच छोड़े। और फिर हमने बहुत से ऐसे आंदोलन देखे हैं, ऐसे बहुत से संघर्ष देखे हैं जहां पे केवल माइक पकड़ने के लिए लठ बज जाते हैं। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए समाज बिखरा पड़ा है। तो ये जो सारा का सारा दृश्य है जो आज समाज का है, इसमें केवल एक ही बात समझ आई। जब मैं अकेला शुरुआत में जब मैंने खेती को समझा तो लगता था खेती बदल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। फिर देवेंद्र भाई से मिला तो इनको लगता था कि भाई शिक्षा बदल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। ऐसे सबके पास जो अपना अपना हुनर है, उनको लगता था कि ये बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद ऐसा लगता है, जब तक माला के सारे मोती अपनी जगह स्वस्थ नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। और ये जो सारे मोती यानी वो समस्याओं पे समझने वाले लोग अभी जब एक साथ हुए, 21 संगठन एक साथ हुए, तो ये लगा कि अब अपने अपने कार्य को करो और सब एक साथ मिलकर करो, तो एक नई व्यवस्था की बात करो। अब हम अधिकार मांगने की बात नहीं, मांगेंगे जो जरूरत पड़ेगी, लेकिन मांगने के बराबर में लोगों को विकल्प देंगे कि भाई ये करो, इनकी जरूरत ही नहीं आपको। अगर एक आयुर्वेद का भाई बैठा है और वो ये कह रहा है कि तेरे को एलोपैथी की जरूरत नहीं, मैं कर देता हूं तेरे को ठीक, हमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि भाई कुछ चंद लोग हमेशा योद्धा रहते हैं जिंदा, तो कुछ योद्धा लोग वो भी हैं जिन्होंने सदा से पीढ़ी दर पीढ़ी देसी बीज बजा के रखे हैं, चाहे एक क्यारी में करके रखे हो, चाहे 1 किला कर रखे हो, 2 किले कर रखे हो, तो वो बीज अभी भी जिंदा है। उनको अगर दोबारा से उठा के हम बांट कर सबको देसी बीज दे दे, या जो मेरे विचार पे आए, खेती की बात मैं कर रहा हूं, वो देसी बीजों को बढ़ाए, ज्यादा नहीं, जितना भी करे उसमें से थोड़े से बीज किसी को दे दो,
वो बीज दोबारा बने तो वो लाइन फिर शुरू हो जाएगी। पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के दाने के, ये भी जरूर संभव है, जैसे भाई तो कह ही रहे थे, और ऐसे बहुत हैं, हजारों साथी हैं जो पहली बार पूरी पैदावार ले चुके हैं। अगर आपका वो वीडियो देखना चाहें तो चैनल का नाम बता दो। जो आगे से तो वैसे योजना में भी है कि जब पूरा हरियाणा की 2 मीटिंग बची है अभी जोनल की, उसके बाद इसको ट्रेनिंग सेशंस में लेके जाएंगे सारे तरीके से। उससे पहले जो साथी खेती को से जुड़ना चाहते हैं, ये जीएमओ क्या है, जीएमओ की डिटेल रिसर्च में क्या है, उसके लिए मेरा एक चैनल है नेचुरल इंडिया हेल्दी इंडिया, इसको आप सर्च करिए। उस पर लगभग 150-200 वीडियो पड़ी हैं हर तरीके की। तो ये जो षड्यंत्र है, लंबी चर्चा ना करते हुए केवल एक ही बात की मैं कहूं कि अब जो देवेंद्र भाई कहते हैं बहुत बार कि आत्मा को जगा के और खुद को मार के अगर आप समाज के लिए चल सको, तो शायद ये समाज जिसकी हालत ये है कि ना खेत के बीज अपने, ना पशुओं के और ना मानव के, वो बच सकता है, बशर्ते कि आत्मा जाग जाए और अपने आप को आप मार लो। अपने आप को मतलब अपने अहंकारों को, अपनी जो इच्छाएं है कि मेरे को माइक मिल जाए, मेरे को सम्मान मिल जाए, इन सब चीजों को नीचे करके आपका लक्ष्य अगर ये है कि ये सारी स्थितियां जो इतनी विनाशक और आगे कहते हैं ना, आगे तो खाई है या आगे तो गेट बंद है, वो स्थिति है। अगर 40% बांझपन सरकार अभी कह रही है, और जो दृश्य आप देख रहे हो ये फर्जी केमिकल डालने वाला आपके खेत में, इसके बाद अगले 5 साल में क्या होगा ये तो समय बताएगा। और दूसरों के लिए तो क्या कहें, यहाँ पे तो सब जागरूक है, सबको पता है ये सारे खेल का, तो आप तो जागे हुए हो। तो अगले 5 साल जो भयावह स्थितियां होने वाली हैं, उससे हमें बचने के लिए एकजुट होके, फिर से मैं वो बात रिपीट करता हूं, आत्मा को जगा के और अपने आप को मार के अगर चल सके तो ये रास्ता जरूर निकलेगा। और पूरा हरियाणा तो खड़ा हो चुका है, अब तो कई राज्यों में भी लोग, हजारों लोग खड़े हो रहे हैं, उन सब का एक साथ मिलेगा। एक